अच्छे हो जाते हैं। अरावली इसके सारे पौधे हैं। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ जो जो वहाँ के चीज़ें सारे हैं। पौधे हैं। जी और इसमें कुछ पौधे हैं जो एक फुटहिल्स ऑफ हिमालय, जो तराई क्षेत्र में हिमालय के पाए जाते हैं। ये वाला पौधा कार्डिया का है। ये प्यूरोकार्पस रेड सैंडलवुड कहते हैं इसको, लाल चंदन कहते हैं इसको। तो ये लाल चंदन का पेड़ है। और ये इसकी पूरी लैंडस्केपिंग करी गई है। आप देखिए इसको। कभी ये एक 4 लेन रोड हुआ करती थी, इस पर आज हम देख रहे हैं कि नेचर ट्रेल बनी हुई है। और इसमें सारी चीज़ें। अच्छा, पानी की यहाँ क्योंकि पौधों को तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, खास करके गर्मियों में। पानी हमारा जो ये वेटलैंड जो बना है, इससे हम पानी की पूर्ति करते हैं पूरी। अच्छा। जो कभी भी गंदा पानी था, जब साफ़ किया, पहले तो कुछ टैंकर शुरू में लिए हमने, लेकिन अब ये इनको पानी बहुत सारे पेड़ों की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारों को ज़रूरत है। तो हम तो नीचे शुरू करेंगे पहले, जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड का कंसेप्ट है पूरा का पूरा। यही झील हुआ करती थी? नहीं, झील तो अभी आगे है। अच्छा। आपको अगर पूरा मुझे दिखाना है कैसे ये झील, गंदा पानी जो कंसेप्ट है इसका, नीला हाउस का, वो बना। शहर का मतलब पानी जो है, जो गंदा इसमें इकट्ठा होता था, जो ये बहुत पुरानी झील थी। और साउथ दिल्ली की सबसे बड़ी झील थी ये, साउथ दिल्ली रिज की आप कहिए। और इससे पूरी इस दिल्ली के रीजन को पानी सप्लाई होता था उस ज़माने में। उसके बाद एक नेग्लिजेंट के थ्रू, या उसको कहिए कि इसका एक अभाव रहा, देखभाल का अभाव होने के कारण इसमें सारा सीवेज और डंप और वो इकट्ठा होता गया। उसके बाद ये एक जो गंदी झील के रूप में, जो साफ पानी था वो गंदा हो गया और डंप के फॉर्म में आ गया। और उस डंप के फॉर्म में आने के बाद फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह में ये ब्रिज, अरुणा फसेल ब्रिज का प्रपोजल आया और ये रोड जो समाप्ति जिस पर हम चल रहे हैं। उसके बाद फिर लोकल्स जो थे यहाँ के, उन लोकल्स ने कहा कि ये तो भाई झील खत्म समाप्त हो जाएगी। जब इसका डंप हुआ तो इस डंप में झील समाप्त हो जाएगी। फिर ये लोकल्स यहाँ करके एक ऑनरेबल कोर्ट के पास गए और उस कोर्ट ने इसको ऑर्डर दिया कि इसको आप पुनर्जीवित करें इसको। और उस पुनर्जीवन का काम डीडीए से कहा कि अब इसको पुनर्जीवित करें। चूँकि डीडीए बायोडासिपा का काम कर रही थी, तो इस पुनर्जीवन का काम पुनः जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया गया और फिर हमने इसको पुनर्जीवित किया। जी, तो कितना इसका कितना वाटर लेवल इस समय नीला हाउस जो बायोडाइवर्सिटी नीला का? हाउस का जो वाटर लेवल है वो आप कहिए करीब मैक्सिमम 15 फीट का है। वो 15 फीट 15 फीट डेप्थ इसकी मैक्सिमम डेप्थ है जी, 0 से लेकर के जो 15 फीट। और कितने तरह के यहाँ वनस्पति मिलते हैं? और यहाँ पर करीब 200 प्रजातियाँ हैं हमारे पास वनस्पति की। जो 200 प्रजातियाँ हैं मिला करके 200 से 250। तो ये श्रब और ट्रीज़ हैं। उसके अलावा एक्वेटिक प्लांट भी बहुत हैं हमारे पास में। तो ऑलमोस्ट 500 के करीब वनस्पति प्रजातियां हमने यहाँ पे लगाई हैं, जो अलग अलग फॉर्म में हैं। ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं और दूसरी और वैरायटीज़ हैं। एक्वेटिक प्लांट्स हैं, कुछ उसमें प्लांट्स वो भी हैं जो इस पानी को साफ़ करते हैं। तो सारा मिला के ऑलमोस्ट 500 वैराइटीज़ से कम नहीं है जो आप उस पर अगर वो करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारी प्रजातियाँ वनस्पति की छोटी मोटी अपने आप भी आई हैं, जिनके सीड्स चिड़िया लेकर के आ गई, हवा के उसमें थ्रू आ गया। तो वो अलग अलग प्रजातियाँ छोटी मोटी वो भी आई हैं। और जीव जंतु कितने प्रकार के हैं? जीव जंतु तितलियाँ हैं यहाँ पे करीब 35 से 40 प्रजातियाँ तितलियों की हैं। और करीब 50 से 60 या 70 आप कहिए ऑलमोस्ट बर्ड की स्पीशीज आ जाती हैं यहाँ पर हैं पूरे साल में अगर हम देखते हैं। अच्छा, प्रवासी पक्षी भी देखिए अभी हैं ये पूरे। ये कौन से पक्षी है? ये पक्षी है हमारा
इसको कहते हैं स्पॉट बिल डक। ये कहाँ से आती जो है? रेसिडेंट डक है ये आसपास रहती है। अच्छा। अभी प्रवासी पक्षी धीमे धीमे आ रहे हैं, देखिए ये पूरा। जी। तो ये कभी किसी गंदी झील का एक फॉर्म था। आज ये पानी बिल्कुल ये लेक, इसको सुंदर नज़ारा आप देखिए ऊपर से पूरा, इसको आप देखें तो इस झील को पुनः जीवित किया गया। अभी प्रवासी पक्षी आए नहीं हैं, आएंगे वो नवंबर के आखिर में, दिसंबर में वो आ जाते हैं। अच्छा। जी। और ये हम कहते हैं स्पॉट बिल। और इसमें फिर एक वो पॉइंट, वो हीरा वो बैठा हुआ कैटल ईग्रेट। हाँ, वो कैटल ईग्रेट भी एक बैठा हुआ है। तो ये प्रजातियाँ इस तरह के, ये एक डपची के छोटे छोटे पक्षी है, ये भी जलीय पक्षी है। तो पानी इसी को नीला हौज कहते हैं? नीला हौज किस कहते हैं? नीला हौज यही इसको नीला कहते हौज हैं। ये कितने एरिया में है? ये आप पूरा जो है 10 एकड़ का एरिया क्षेत्र है ये। केवल झील ये करीब 2 हेक्टेयर की है ये झील। 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर अच्छा। की झील होगी जी। अच्छा। पूरा एरिया आप बता रहे हैं? 5 एकड़ कह लीजिए झील का एरिया है। हाँ। और पूरा एरिया 10 एकड़ का है हमारा ये। 10 एकड़। इसमें 5 एकड़ ये पेरिफेरल हमारे हैं, पौधे प्लांटेशंस हैं, वो पब्लिक के चलने की जगह हैं। तो हमने जो समन्वय किया है, जो हमारी बात थी आपसे कि नीला हौज और उसकी जैव विविधता उसके आसपास की। तो ये नीला हौज है, आपने देखा होगा कि जो नेचुरल तालाब हमारे होते हैं उसके आसपास चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती हैं कि तालाब है और एक एम्बैंकमेंट है उसका, और उसके बाद आप जंगल भी देखते हैं इसको। तो ये चीज़ें हमने मेंटेन करी। अच्छा, मूल प्रजातियाँ हैं सारी, ये प्रजातियाँ हमारी सारी की सारी मूल प्रजातियाँ हैं जिसको हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है जी। तो यहाँ पर खुलने का, या विजिटर्स जो आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, तो वो क्या समय? यहाँ पर समय इनका सुबह जो है, जब सूरज 6 बजे से लेकर शाम जब तक ये रोशनी तब तक पब्लिक आती है। यहाँ पब्लिक को नहीं रोका गया है। बस पब्लिक को ये है कि इस क्षेत्र में चलने के लिए जो इनकी प्रकृति की ट्रेल है, जो नेचर ट्रेल जिसको हम कहते हैं, इस पे अलाउ है चलना इसके ऊपर ये। और यहाँ जाकर फिर हमारा एक क्षेत्र आता है माउंट व्यू पॉइंट। उस व्यू पॉइंट पे बैठ करके लोग उसको एंजॉय करते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? इसमें रिस्क फैक्टर तो ये है कि हम पानी के पास ना जाएं बस। और उसके लिए हमने प्रावधान किए, साइनेजेस लगाए हैं, सिक्योरिटी गार्ड हमारे हैं। और दूसरी बात है कि एक पब्लिक का दायित्व बनता है कि रिस्क फैक्टर उनको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ नहीं जाना है। और हमने इसके लिए मतलब साइनेजेस लगाए हैं, डायरेक्टिव्स लगाए हुए हैं, और उनको बताया है कि आप वहाँ ना जाएं। और वो सांपों की भी कुछ प्रजातियां हैं इधर? बस वो आ जाती हैं। अच्छा। बिल्कुल आ जाती हैं, जैसे खतरनाक कोबरा टाइप ऐसा? बस वो क्योंकि संजय वन बगल में है, इसके एक बहुत बड़ा जंगल है। हाँ। तो वो उनका आना जाना लगा रहता होगा। अच्छा। जी बिल्कुल। और इसमें जंगल के अंदर अगर ऐसा कुछ है तो नेचुरल फॉरेस्ट है। हाँ। तो वो अपने उसमें रहते हैं। अच्छा। वो किसी के लिए, आप जैसे कहीं भी जा रहे हैं, सांप तो घर में निकल जाता है, कहीं किसी घर में आ जा रहा है। तो यहाँ होने का इसके अलावा और कोई ऐसी? नील गाय है यहाँ पे। अच्छा। बिल्कुल। और यहाँ पर पर्कोपाइन भी है। अच्छा। बिल्कुल जी। नील गाय है, पर्कोपाइन है। और तो फलदार वृक्ष भी है या जंगली वृक्ष ही ज़्यादा है? जंगली वृक्ष हैं। हाँ। और इसमें जंगली फल हैं सारे उस तरीके के। हाँ। जो जंगल के उस तरह के हैं, फलदार वो नहीं है जो आपको आम अमरूद का। हाँ। वो कंसेप्ट नहीं है इस तरीके का। हाँ। क्योंकि इसमें अगर इस तरह के आप करेंगे तो वो चीज़ आपको। तो मोटा मोटी अगर हमारे RJS PBH के दर्शक, RJS पॉजिटिव मीडिया के दर्शक, RJS वाणी के दर्शक, पॉडकास्ट के दर्शक श्रोता जो जानना चाहें कि जैव विविधता को कैसे समझेंगे और अपने घर पे जैव विविधता की जागरूकता के लिए वो क्या कुछ व्यवस्था कर? जैव विविधता एक लाइन में अगर हम कहें तो इस पृथ्वी पर जो भी जीवित चीज़ें हैं और जो उसके प्रकार हैं वो जैव विविधता पूरी कही जाएगी। उसमें हम मनुष्य भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, कीट पतंगे कीड़े मकोड़े भी आते हैं, जलीय पक्षी, जलीय जानवर, मछलियाँ या कुछ भी आप कह लें तो उसको कहते हैं जैव विविधता। एक जो लिविंग चीज़ है दुनिया के अंदर इस पृथ्वी पर, वो सारी चीज़ें हम उसको जैव विविधता कहते हैं। और हमारे वहाँ पे घरों के अंदर या आसपास हम अपनी लोकल वैरायटी को मेंटेन करते हैं। हम उनकी लोकल वैरायटी को मेंटेन करते हैं और ये हम पब्लिक से चाहते हैं कि क्योंकि ये पब्लिक के लिए है उसको मेंटेन करें जी, पब्लिक के लिए उसको मेंटेन करें। तो यहाँ पर विजिटर भी आते हैं। Are you visitor? Yes. Say something about this Neela Hodge Biodiversity Park. How? I love this place. I come here frequently, and this is my favorite place in Delhi actually. And see, book is in my hand. I have my dog with me, and we both come here, chill whenever I have time. I come here, and in winters too, you can come anytime. कभी भी आ जाओ आप. अभी जैसे दोपहर को मैं आ गई हूँ.
So it's fun. I mean, I love this place. I think I'm here in Vasant Kunj only because of Sanjay Van. और एक पुस्तक भी है आपके हाथ में, हाँ जी, तो ये पुस्तक भी, आप पुस्तक प्रेमी भी हैं? हाँ जी. जी, तो ये So यहाँ बहुत बैठ के अच्छा पढ़ने लगता का है यहाँ भी- पे पढ़ने. का। मैंने बहुत जगह एक्सप्लोर करी हुई है यहाँ पर अंदर अंदर. अच्छा, क्या तो क्या वहाँ कैसी पे जगह, जाती हूँ. कैसी It's जगह very पसंद- safe also and that's the best part. अच्छा, क्या कुछ देखने को मिलता है यहाँ, या आने का कितनी डिस्टेंस कवर करके आप आती होंगी? मैं किशनगढ़ रहती हूँ, किशनगढ़। तो वॉकिंग डिस्टेंस है मेरे घर से तो. हाँ हाँ। बाकी इट्स मतलब जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे पिकॉक आपको दिख जाता है, आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखते हैं एंड ऑफ कोर्स ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हैं. इट्स ब्यूटीफुल. हाँ हाँ। सो आई रियली लव दिस. कैसे पता चला कि मतलब यहाँ जाना चाहिए और अपना समय गुजारना चाहिए कुछ? बहुत सालों से रह रही हूँ मैं, तो आई नो कि दिस प्लेस एग्जिस्ट और अब तो एवरी टाइम इट्स ओनली ग्रोइंग बेटर एंड ब्यूटीफुल. सो आई थिंक किसी भी तरह का ज़्यादा risk लोग आने लग factor गए हैं. या कुछ ऐसा? अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं रिस्क फैक्टर, बिकॉज गार्ड्स भी अंदर हैं, तो इट्स प्रीटी सेफ. तो मैं तो बहुत ही एकदम प्रो की तरह जाती हूँ विदाउट एनी वरी. एंड बस रात को जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है तब आई मेक श्योर दैट आई गो बैक होम टाइम से. छुट्टी बिताती हैं इस तरह से अपना जो भी? हाँ, पिकनिक हम करने आते हैं यहाँ पर जी, रेगुलरली. लेकिन सोच में क्या बदलाव आता है जब ऐसे प्राकृतिक वातावरण में आते हैं, प्रकृति की गोद में कहें, जहाँ हरियाली ही हरियाली हो, तो एक सोच में क्या बदलाव आता है? सो जैसे कि आप जानते हैं कि AQL लेवल भी इतना ख़राब हुआ हुआ है दिवाली के आसपास, तो और दिल्ली में तो वैसे ही ये जन्नत है एक तरह से, क्योंकि ऐसे स्पॉट्स मिलते नहीं हैं. तो आपको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए इस जगह के बारे में, बिकॉज ये जगह इतनी ब्यूटीफुल है कि आई थिंक जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रैवल करना, वो यहाँ आ जाए, उनके लिए एक ट्रैवल डेस्टिनेशन ही है एक तरीके की. सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्पॉट फॉर देम. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. नाम बता दीजिए. कमल मिस्त्री, कमल होमी मिस्त्री. थैंक यू. तो ये किशनगढ़ में रहती हैं और ये फ़ैन हैं इस तरह के प्राकृतिक वातावरण के. और आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त जो हैं नीला हौज जैव विविधता उद्यान में भ्रमण कर रहे हैं RGS PBH की टीम. और यहाँ पर M शाह हुसैन जी हैं जो कि इंचार्ज हैं अरावली और नीला हौज दोनों बायोडाइवर्सिटी पार्क के. साइंटिस्ट भी हैं, सीनियर साइंटिस्ट. और हम लोगों के बीच एक और नीला हौज डॉक्टर दिनेश जी हैं. मैं उनसे भी जानना चाहूँगा. दिनेश जी, आपका क्या अनुभव रहा है, कितने साल से? Speak in English. any language you can use? Yeah. Sir, actually this park has been functional for more than around 7-8 years now. Actually, if you want a very good view, sir, we can go that side. go there. Yeah, this is the mount. Yeah. So if you see all these mounts, they were all created by us. Because the lake was all shallow, filled up because of the construction activities, this entire Commonwealth Games flyover. When they had constructed it, this lake was almost shallow. So we had to dredge out. सर ने बोला था आपको, it is almost 15 feet in deep center में. So इतना debris, we had made a beautiful mounts and we have created all sitting spots with these mounts. So यही इसका ब्यूटी है. एंड आप उस तरफ हम जाएंगे ना, आप देखेंगे कैसे ड्रेनेज आ रहा है. ड्रेनेज वाटर को कैसे प्यूरीफाई कर ये इतना शुद्ध पानी इधर में आपको मिल रहा है. ये सब अमेजिंग थिंग्स है. इट्स यू कैन से मिरेकल. जी. आपको ये बिल्कुल डेड लेक को इतना लाइफ दिया गया. जी. सो दिस एफर्ट्स. कितने साल हो गए यहाँ नीला हौज में? ये 7-8 years हो गया नीला हाउस. 7-8 years. Since its inauguration. या सिंस इट्स इनॉग्रेशन, सिंस इट स्टार्ट. तो आप थे जब दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग जी यहाँ उद्घाटन किए थे? आया था सर. कैसा अनुभव रहा था उस वक्त, क्या वातावरण था? सर उस टाइम आप देखेंगे ना सर, जो प्लांट्स का हाइट बहुत ही कम था. आज आपको इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है पौधा, ये पहले नहीं था. नजीब जंग सर आने के टाइम सब थोड़ा कुछ हाइट, इतना हाइट सब जगह. आप हम जो ठेल कर आया था उधर में आप देखेंगे दोनों से तरफ पेड़ इतना बड़ा बड़ा हो गया. उसी टाइम वो सब बहुत छोटा था. आप फोटो करेंगे तो इधर से उस तरफ तक दिख जाता है. अभी आपको दिखेगा नहीं, पूरा जंगल दिखता है, पूरा हरा हरा ग्रीन दिखता है. और ये सब देखिए, ये सब गजूर इधर में लगा है. ये भी तो सब कैसे प्लानिंग बनी इसकी, कैसे इसको शुरू किया? शायद M शाह हुसैन साहब बताएंगे इसकी प्लानिंग. चलूँगा. प्लानिंग जो है कैसे बनी कि इसको कैसे इसकी संरचना की जाए, जिसकी नेचुरल ब्यूटी भी बनी रहे और बायोडाइवर्सिटी का पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाए. इसके लिए क्योंकि यहाँ तो कबाड़ भरे हुए थे, काफ़ी प्रदूषित चीज़ें थी.
उसको निकाला गया, इसका जो मेन वो जो निकाला गया गाद वगैरह जो भी, उसका क्या किया गया? उसका जो मेन पर्पस, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम इस झील को पुनर्जीवित कर सकें। उस पुनर्जीवन में जब हमने हिस्टोरिकल वो देखा चीज़ों को लेकर के, तो हिस्ट्री में ये कहा कि भाई झील बहुत बड़ी थी और गहराई भी थी इसमें। लेकिन जब हमने देखा कि ये पानी को नापा तो 2 फीट 3 फीट का पानी था और सारी नीचे सिल्ट जो गाद भरी हुई थी गंदगी की, उस गंदगी को हमें डिसिल्ट करना था, मतलब निकालना था उसको। तो उस गाद को निकाला गया और पूरी लैंडस्केपिंग करी गई, इस एम्बैंकमेंट उसका बनाया गया और उसके बाद उसको ब्यूटीफाई किया गया ताकि उसकी लोकेशन कैसी वो दिखती होगी भविष्य में, पास्ट में कैसे दिखती होगी ये। उसके बाद उसकी सारी की सारी मिट्टी को, सारे जो गाद थी लैंडस्केपिंग करके साइड में, और फिर उनके वो एम्बैंकमेंट बना के प्लांटेशंस किए गए और एक तरह का डिज़ाइन बनाया गया कि कहाँ से गंदा पानी आ रहा, फिर किस किस जोन में गुजरेगा, वो कहाँ से गुजर करके फिल्टर हो करके और फिर इस पानी में झील में इकट्ठा होगा। तो और उसके बाद ये जो नीला हौज़ है, इसका इतिहास ये है कि बहुत पुराना, जैसे मैंने बताया आपको, और ये जो बारापुला ड्रेन बेसिन था भूतकाल के अंदर या पास्ट में, तो बहुत बड़ा एक बारापुला ड्रेन हुआ करता था जो यमुना में सप्लीमेंट करता था ये पानी आपका। तो यहाँ से पूरा साउथ रीच से यह पानी बहता हुआ संजय वन, हौस खास, उसके बाद ये बारापुला ड्रेनेज बेसिन जो था वहाँ से होकर यमुना में साफ़ पानी चला जाया करता था। तो यमुना की एक सप्लीमेंट्री ड्रेन थी ये पानी की, बहुत साफ़ पानी की। 200, 400, 500 और 800 बरस पहले मैं कहूँगा उसको लेकर, उससे पहले भी होगा लेकिन रिपोर्ट्स हैं उस तरीके की, या बारापुला हम नाम देते हैं तो वो मौजूद था। लेकिन उसके बाद वो साफ़ पानी का जाना वहाँ बंद हो गया और गंदा पानी निकल के जाता था, बिल्कुल मिल करके सीवेज का पानी निकल के जाता होगा। जो आप आज देखें बारापुला के अंदर आज जो पानी जो साफ़ पहले कभी बहता होगा ड्रेनेज के अंदर, वो आज जो है वो ड्रेन के अंदर गंदा पानी बह रहा है। तो जब हमने कंस्ट्रक्ट वेटलैंड का कंसेप्ट लेकर के हम आए कि उसको हम रिवाइव करेंगे, जिसमें ज़ीरो एनर्जी यूज़ होगी और जिसमें स्पेशल प्लांट्स यूज़ होंगे और नेचुरल मेथड्स उसमें यूज़ होंगे हमारे, जैसे नेचर के अंदर अगर बारिश होती है तो आपने देखा होगा गंदा पानी ऊपर से बह के आ रहा है, लेकिन नदियों में पानी साफ़ निकल करके आता है। वो फिल्ट्रेशंस होते हैं उसके, चाहे वो फिजिकल हो या बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, उसमें स्पेशल प्लांट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़िल्टर करके साफ़ पानी निकलता है। तो जब ये पानी इकट्ठा होता है यहाँ पर, उसके बाद फिर हमने एक वॉल चेक डैम टाइप का बनाया इसके अंदर, ताकि एक्सेस पानी जो इकट्ठा हो रहा है यहाँ का, वो 1 लाख ऑलमोस्ट 1 मिलियन गैलन हम पानी रोज़ जो है यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं। तो एक्सेस वाटर या अब जो पानी कभी सीवेज जाता था, वो अब साफ़ पानी संजय वन के होता है, वो हौस खास से और आपके यमुना में सप्लीमेंट करता है। तो ये उसका जो पुराना चैनल था वो हमने एटलीस्ट इसको यहाँ शुरू किया। तो जो डिज़ाइन की बात है उसकी, फिर हमने वो डिज़ाइनिंग करी, चूँकि अर्बन सेटअप में है तो उस अर्बन सेटअप में आपको एस्थेटिक्स भी देना है ताकि पब्लिक जो आए वो एस्थेटिक उसको अच्छा लगे, खूबसूरत लगे उसको, और साथ में प्रोटेक्शन भी दिया हमने। चिड़ियों को प्रोटेक्शन दिया जो अंदर वाटर बर्ड्स हैं, उसके साथ साथ डायरेक्टिव्स हमने दिए लिख करके, और उसके बाद पब्लिक को हमने सेफ़ रखा कि पब्लिक यहाँ आकर के बैठी रहे। तो बैरिकेशन भी है पब्लिक के साथ हमारा, हमने बैरिकेड किया और पब्लिक को रोका भी नहीं हमने, वो आकर के यहाँ बैठे और एंजॉय करें। लेकिन आपने देखा कोई गंदगी कोई कुछ नहीं यहाँ पर है, तो हम उनका सहयोग हमें मिलता है उस तरीके से, और उनको लगता है कि ये जगह ऐसी है जो शायद हमें पैसा दे करके भी नहीं मिलेगी और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है किसी तरीके का। इकोलॉजिकल सर्विसेज जो होती हैं हम वो दे रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ ये है कि जो सरकार का अपना काम है वो पब्लिक के लिए वो कर रही है अच्छी तरीके से, और एक बहुत अच्छा काम है। और ये एक एनजीटी का मॉडल है, जो ये एनजीटी ने कहा कि अगर आपको छोटे छोटे पॉन्ड के या छोटी छोटी जगहों के गंदे पानी को साफ़ करना है, अगर इस मॉडल को अपनाएं तो बहुत कम पैसे में, बहुत कम खर्च में हम उसको कर पाएंगे, और शायद हम उस तरह का पानी पाएंगे अपने तालाबों में जो पानी तालाबों में पहले मतलब सैकड़ों बरस पहले हुआ करता था, और कंटामिनेटेड वाटर नहीं होगा। उसके साथ साथ जो हैवी मेटल्स हैं वो हमारे पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि हैवी मेटल्स आपके जो स्टेपी वाटर है, जो उस तरह का पानी है, वो वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो उसमें रहते हैं प्रचुर मात्रा में। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसी पौधा आपका वैरायटी का पौधा आप लगाते हो, उसके स्पेशल पौधे इनके होते हैं, वो डिफरेंट फिल्टर जोन से जब पास करते हैं तो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। तो इसमें क्या है कि बिल्कुल ज़ीरो एनर्जी है, और उसके साथ रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और रूट्स के बाद जो उनका एबव माउस ऊपर की चीज़ें होती हैं वो उसमें अपलिफ्ट होकर चले जाते हैं। तो वो जो आपका हैवी मेटल्स है वो रूट के बजाय ऊपर भी जाता है, जिसकी आप मैनेजमेंट के फॉर्म में कटिंग करते रहते हो, निकालते रहते हैं आपको। तो ये मॉडल हमने उसको अपनाया और एक इसका झील का पुनर्जीवन किया। पिछले 3 साल लगे हमें इसे करने में, शुरू में 2 से 3 साल, और उसके बाद प्लांटेशंस किए। अब हम इसके मेंटेनेंस और मैनेजमेंट में आ गए हैं जी।
तो अंत में क्या संदेश होगा जो और भी इस तरह के लैंड हैं, क्योंकि यहाँ डेड लेक से आपने एक बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया, तो और जगह के लिए क्या संदेश देना? संदेश ये है कि लोग इसको आके देखें, और ये तो मैसेज जाएगा यूट्यूब के ऊपर या जो भी मीडिया है, प्लेटफॉर्म है इसका, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के ऊपर ये जाएगा, और लोग आके इसका भ्रमण करें और इसको देखें, और जो भी इस मेथड को सरकारी या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आकर के अगर इसको कर सकती हैं, इस तरीके के मॉडल को गाँव के अंदर छोटी छोटी जगहों पे, बड़े शहरों में भी अगर कहीं ड्रेन कहीं बह रहा है और उस ड्रेन को हम साफ़ करना चाहते हैं, तो छोटा सा मॉडल ये अपना करके शायद हम साफ़ पानी को अपनी नदियों में छोड़ सकते हैं, बनिस्बत कि वो गंदा पानी नदियों में जाए, और उन तालाबों के अंदर आप साफ़ पानी रिटेन कर सकते हैं। उसका एक मॉडल आप देख सकते हैं, और उसको हम चाहेंगे कि हम इसको मॉडल को दिखाएं आपको ले चल के, तो कुछ देरों के बाद हम चलेंगे वहाँ पर और उस मॉडल को हम देख सकते हैं। जी, तो इस तरह से ऐड करूँगा हाँ, जैसा सर ने बोला ना, कुछ गाँवों में ये सब, क्योंकि आप आजकल अर्बन सेंटर्स में देखिए बिल्कुल खेती, एग्रीकल्चर हैज़ गॉन अवे, डिसअपेयर हो गया है ना। कुछ गुड़गांव में था, अभी गुड़गांव में एक्सपेंड हो गया। सो ऐसा आपका झील होगा जो फिल्ट्रेशन करके पानी आता है, इस पानी को हम रिसाइकिल करके एग्रीकल्चर को यूज़ कर सकते, क्योंकि बेसिकली अर्बन सेंटर्स में एग्रीकल्चर डिसअपेयर होने के कारण पानी नहीं है ना, हर जगह पानी नहीं है, फिर फार्मर वो सोचता है अरे इधर पानी नहीं है। ऐसा बायोडाइवर्सिटी में आपका एक और फ़ायदा है, आप केमिकल्स कम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर में बर्ड्स है वगैरह, ये जाकर आपको नेचुरल पेस्ट्स को हार्वेस्ट कर देता है। सो फार्मर्स का नुकसान नहीं होता है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। ऐसा चीज़ हो, अच्छा पानी, इस पानी में ज़्यादा आपको मिनरल्स, न्यूट्रिशंस मिलेगा। सो आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने का भी ज़रूरत नहीं। सो ये सब फ्यूचर थिंकिंग का बात है, जो विलेजेस अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही है, वो सब इस तरह का प्लान्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और ख़ास करके पर्यावरण के संतुलन की जो बात करते हैं, तो इस तरह के जो बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं ये हर शहर के आसपास होने चाहिए, क्योंकि उससे एक भ्रमण करने का भी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। और जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता, वो सारे जीव जंतु जो है यहाँ निवास करते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना। और आरजेएस पीबीएच का ये संकल्प है कि हम लोग प्राणी मात्र की रक्षा के लिए भी संकल्पबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और जीव जंतुओं की सुरक्षा जो है वो करनी चाहिए, उसी से पर्यावरण जो है संतुलित होगा। आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए और अपने आसपास ही इस तरह के पर्यावास की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे जैव विविधता संरक्षित हो सके। तो एम शाह हुसैन जी जो इंचार्ज हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं नीला हौज बायोडाइवर्सिटी पार्क और अरावली जैव विविधता उद्यान, दोनों जो कि दिल्ली में 7 उद्यान हैं जैव विविधता के, और डॉक्टर दिनेश जी साइंटिस्ट हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पीबीएच और आरजेएस पीबीएच पॉडकास्ट से बातचीत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं उदय कुमार मन्ना अब आगे के सफ़र पे चलते हैं, और आगे भी हम लोग इस तरह की चीज़ों को आगे आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ये 11 नवंबर को दिन तय किया गया, क्योंकि 11 नवंबर 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस जैव विविधता उद्यान का उद्घाटन किया था 11 नवंबर 2016 में। और हम लोगों के साथ जो हैं वो दुर्गादास आज़ाद जी भी साथ में हैं, और हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जैव विविधता को समझने, समझाने और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।